फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने डेविड के अपर्दल चक्र सिद्धांत को देखा था और सिद्धांत को हम लोगों ने इस तरह से देखा कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस सिद्धांत से बनते हैं उनका हम आंसर दे पाए। अब देखिए, आज की क्लास में हम लोग जो पिंक का अपर्दल से संबंधित सिद्धांत है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि पहले हम लोगों ने किया, सिद्धांत को हम लोग इस तरह से देखेंगे कि यहाँ से अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने, चाहे वो जितना ही जटिल हो, उसका आप आंसर दे पाएं। देखिए, हम लोग अपने सिद्धांत को पढ़ना शुरू करें इससे पहले कुछ जरूरी सूचना है जो मैं आपको दूंगा। देखिए, ऐसे स्टूडेंट जो यूजीसी नेट या आरपीएसटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर इस तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका विषय ज्योग्राफी है, तो अगर आपको पेड क्लासेस की जरूरत है, विशेष सहायता की जरूरत है, तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारी क्लासेस होंगी इसमें आपको जो यूजीसी नेट के द्वारा सिलेबस दिया गया है ज्योग्राफी का, वो पूरा अच्छे से कवर करवाया जाएगा। साथ में आपको 20 मॉक टेस्ट भी उपलब्ध रहेंगे। और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसको समझने के लिए आपको मैं पर्सनल गाइडेंस भी दूंगा, यानी कि उन चीजों को मैं आपको अलग से समझाऊंगा। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी फीस 1999 रुपए है। और ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप सीधे कोर्स पर पहुंच जाएंगे और वहां पर जाकर ज्वाइन कर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपकी कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप मुझसे, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर मेरा लिखा है, इसके ऊपर आप मुझे कॉल कर लीजिए या मैसेज कर दीजिए और आप मुझसे अपनी जो भी डाउट्स हैं, जो भी इंक्वायरी है, उनको पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पेंक के मॉडल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पेंक का सिद्धांत है इसका ट्रांसलेशन यानी अनुवाद किया गया था 1924 में। अनुवाद का नाम था डाई मॉर्फोलॉजिस एनालाइज। तो ये जर्मन भाषा में बेसिकली अनुवाद किया गया। अब देखिए, जो भाषा है पेंक के मॉडल की वो बहुत ज्यादा कठिन थी। जो शब्द पेंक ने यूज किए थे वो कठिन थे, इसलिए पेंक के मॉडल को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। देखिए, जो भी फैक्ट आपको बता रहा हूँ वो आपको याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से ऑप्शन बन सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। तो सन याद रखिए, 1924 में इसका अनुवाद किया गया था। नाम याद रखिए, डाई मॉर्फोलॉजिस्ट एनालाइज। तो देखिए, जो फेंक है इन्होंने अपने सिद्धांत में जो डेविस का समय आधारित अपर्दन चक्र है इसकी आलोचना की। याद रखिए, डेविस का समय आधारित अपर्दन चक्र सिद्धांत था और फेंक ने अपने मॉडल में जो समय है उससे अपने मॉडल को या अपने सिद्धांत को समय से स्वतंत्र रखा है। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि दोनों में क्या अंतर है। तो डेविस का मॉडल समय पे आधारित है जबकि फेंक का मॉडल समय स्वतंत्र है। और देखिए, इनकी जो पेंक की संकल्पना है इसका नाम है भू आकृतिक विश्लेषण। यानी कि पेंक का जो बेसिकली मॉडल है इसका नाम है भू आकृतिक विश्लेषण। तो इनका मॉडल, जैसे मैंने आपको कहा, समय स्वतंत्र है। और इन्होंने कहा, पेंक ने क्या कहा कि जो स्थल रूप है ये संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल ना होकर, यानी कि जो देखिए डेविस ने क्या कहा था, एक स्थल रूप तीन चीजों से बनता है, संरचना, प्रक्रम और अवस्था या समय कह लीजिए। इसकी आलोचना करी पेंक ने और इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। एक स्थल रूप उत्थान की दर और अपर्दन तथा पदार्थों के स्थानांतरण की दर का परिणाम होता है। थोड़ा सा आपको समझाऊंगा तब क्लियर होगा। देखिए, बेसिकली क्या है, उत्थान की दर से क्या मतलब है, दो प्लेट आपस में टकरा रही हैं। अगर आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से परिचित है तो आप इस चीज को समझेंगे कि दो प्लेट आपस में टकरा रही हैं, इससे पर्वत का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, उत्थान हो रहा है, यानी कि एक जो भूमि का टुकड़ा है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। अब देखिए, इसके ऊपर क्या है, नदियां जो है अपर्दन का काम कर रही हैं। हिमानी भी कर रही हो सकती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे नदियों की बात करेंगे। तो एक जो नदी है वो इस पर्वत को लगातार काट रही है, यानी कि इसका अपर्दन कर रही है। और दूसरा काम क्या कर रही है नदी, देखिए अपर्दन होगा तो कंकड़, पत्थर, बालू के टुकड़े ये सब पहाड़ की सतह से अलग होंगे, ढाल से अलग होंगे। तो इनका ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, यानी नदी इनको बहा करके आगे अपने साथ ले जाएगी। तो दो काम नदी करती है, एक तो अपर्दन का और दूसरा इनके विस्थापन या ट्रांसपोर्टेशन का। तो बेसिकली क्या है, देखिए जितनी तेजी से पहाड़ उठ रहा है और इसको जितनी तेजी से नदी काट रही है, इसके बीच का जो अनुपात होगा उसी तरह का स्थल रूप आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा और समझिए, पहाड़ अभी शुरुआत में बहुत तेजी से मान लीजिए उठ रहा है, नदी अपर्दन धीरे धीरे कर रही है।
तो यानी आपको बहुत ऊंचा पर्वत दिखाई देगा। अब क्या है, पर्वत का उत्थान कम हो चुका है, यानी पहाड़ अब बहुत धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, नदी अपरदन बहुत तेजी से कर रही है, तो स्थल रूप आपको अलग तरीके के दिखाई देंगे। शुरुआत में आपको जलप्रपात वगैरह दिखाई देंगे, बाद में आपको जो नदी है वो विसर्ग वगैरह बनाती हुई दिखाई देगी। आगे चीजें और क्लियर होंगी और डेविस के मॉडल ने भी देखा है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है बेसिकली, कि जो एक स्थल रूप होता है, ये उत्थान की दर और अपरदन और पदार्थों के विस्थापन की दर के बीच का अनुपात होता है। यानी स्थल रूप कैसे बनेगा, किस प्रकार का बनेगा स्थल रूप, ये इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिंक ने अपने मॉडल को 3 वर्गों और 5 उपवर्गों में बांटा। तो जैसे डेविस के मॉडल में स्टेजेस थी, तो क्योंकि इनका समय स्वतंत्र मॉडल है तो स्टेजेस नहीं कहेंगे, इनके मॉडल में 3 वर्ग है और 5 उपवर्ग है, ये अभी आगे आपको देखना है। और जो उत्थान से पूर्व स्थल रूप या स्थल खंड होता है, उसके लिए इन्होंने प्राइमा रंप शब्द का प्रयोग किया। देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा, अक्सर आ जाती है कि प्राइमा रंप क्या है, इक्विक क्या है पेन के मॉडल में। तो प्राइमा रंप जो है, ये उत्थान से पूर्व, यानी जब उत्थान नहीं हुआ है, जब ये जमीन का टुकड़ा ऊपर नहीं उठा है, उससे पहले जो जमीन है वो जिस तरह की दिख रही थी, स्थल रूप जिस तरह का था, उसके लिए पेंक ने प्राइमा रंप शब्द का प्रयोग किया है। देखिए पेंक क्या कहते हैं कि जो एक स्थल रूप का उत्थान है, वो शुरू में मंद गति से होता है, इसके बाद त्वरित गति से होता है, उसके बाद सामान्य दर से होता है, उसके बाद घटती दर से होता है, और आखिर में क्या है, उत्थान समाप्त हो जाता है। तो इन्होंने अपनी संकल्पना में चक्र शब्द का प्रयोग नहीं किया है, यानी पेंक ने अपने मॉडल में चक्र शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसकी जगह पर पेंक ने इंट्विक लूग शब्द का प्रयोग किया है। और इंट्विक लूग शब्द का अर्थ क्या होता है, विकास। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। एक तो प्राइमारंभ क्या है, ये आपको याद रखना होगा। दूसरा जो इक्विक लूग शब्द है, इसका क्या अर्थ होता है, इसका मतलब होता है विकास, ये आपको याद रखना होगा। तो पेंक के मॉडल में बेसिकली 3 अवस्थाओं की बात की गई है। अक्सर ऐसे पूछ लिया जाता है कि पेंक के मॉडल की पहली अवस्था कौन सी है या दूसरी अवस्था कौन सी है, तो इनका क्रम आप याद रखिए क्योंकि नाम थोड़े अजीब से हैं। पहली अवस्था है आफ्ट जिंदे इक्विक लूग, दूसरी है ग्लीक फार्मिंग इक्विक लूग, और तीसरी है आफ्ट जिंदे इक्विक लूग। तो इसको याद रखने के लिए जो मेरा तरीका था वो ये था कि मैं ऑफ याद रखता था केवल। देखिए ऑफ शुरू में है और आखिरी में आप है, और तो जाहिर सी बात है बीच में ग्लीक फार्मिंग आ जाएगी। तो शुरू में ऑफ, आखिरी में आप, और बीच में ग्लीक फार्मिंग। तो ये पेन के मॉडल में 3 अवस्थाएं हो गई। अब हम लोग एक एक अवस्था को एक एक करके देखेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। पहला क्वेश्चन है, पेन के अनुसार उत्थान की गति किस क्रम में होती है। तो अभी हम लोगों ने देखा, देखिए हम लोगों ने देखा था कि शुरुआत में जो उत्थान है वो मंद गति से होता है, फिर तेजी से उत्थान होने लगता है, फिर सामान्य गति से उत्थान होता है, फिर घटती दर से उत्थान होता है, और आखिरी में उत्थान समाप्त हो जाता है। तो ये आंसर हो गया। चलिए एक यूजीसी नेट की जो परीक्षा होती है उसके लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, पेंक के अपरदन मॉडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पेंक ने स्थल रूप के विकास में समय की महत्ता को स्वीकार किया। हम लोग जानते हैं पेंक ने अपने मॉडल में समय को स्थान नहीं दिया है, तो पहला कथन गलत हो गया। पेंक का मॉडल उत्थान की दर और अपरदन की दर के अनुपात पर आधारित है, तो ये बात सही है। पेंक कहते हैं कि जितनी तेजी से पर्वत ऊपर उठेगा या स्थलखंड ऊपर उठेगा, और जितनी तेजी से इसका अपरदन होगा, इन दोनों के बीच का अनुपात ही निर्धारित करता है कि स्थल रूप किस तरह का होगा। तो ये बात सही है। तीसरा है, पेंक ने उत्थान से पूर्व के स्थल रूप के लिए, यानी कि जब उत्थान नहीं हुआ है उससे पहले का जो स्थल रूप है उसके लिए इक्विक लूग शब्द का प्रयोग किया है। हम लोग जानते हैं ये गलत है। इक्विक लूग शब्द का मतलब है विकास, और बेसिकली पेंक ने जो उत्थान से पूर्व का स्थल रूप है उसके लिए आपको याद आ जाना चाहिए कि प्राइमा रंप शब्द का प्रयोग किया है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। आंसर हो जाएगा सी, यानी केवल 2। तो पेन के मॉडल की जो पहली अवस्था है वो है आपकी जिंदे इक्विक लूग, और इस अवस्था का तात्पर्य है स्थलाकृति के तीव्र विकास की अवस्था।
यानी कि इस जो पहली ये जो अवस्था है पेंक के मॉडल की आपसी जिंदे इक्विक लो, इसमें स्थलाकृति का बहुत तेजी से विकास होता है। तो जैसा अभी हम लोग देख चुके हैं कि प्रारंभ में जो स्थलखंड है, ये धीमे-धीमे ऊपर उठता है और बाद में जो इसके ऊपर उठने की गति है, वो तीव्र हो जाती है। अब देखिए क्या है, अब समझने की चीजें आ गई हैं। स्थलाकृति तेजी से ऊपर उठ रही है, ऐसे मानिए पर्वत तेजी से ऊपर उठ रहा है, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे पहुंच गया है, इसके बाद यहाँ पे पहुंच गया। तो यानी कि इसका जो ढाल है, पर्वत का जो ढाल है वो लगातार तेज होता जा रहा है। अब जब पर्वत का ढाल तेज होता जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इस पर से जो पानी बहता है वो बहुत तेजी से बहेगा, जो नदियां बह रही हैं वो बहुत तेजी से बहेंगी। जब नदी तेजी से बहेगी यानी उसकी गतिज ऊर्जा लगातार, जो जल की गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती जा रही है। अब देखिए ये जल कैसे काम करेगा, जैसे लकड़ी के ऊपर कोई आरी काम करती है, यानी कि पर्वत को लगातार ये काटने लगेगा। अब जब लगातार ये घाटी गर्तन होगा, यानी कि लगातार जब नदी अपनी घाटी को काटेगी, इससे क्या होगा कि घाटी बहुत गहरी हो जाएगी। और यहाँ पर कैसी आपको घाटियां दिखाई देंगी, याद रखिए वी आकार की घाटी दिखाई देगी। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो प्रारंभिक अवस्था है पेन के मॉडल में, उसमें कौन सी भू-आकृति इनमें से बनती है, तो आपको याद रहना चाहिए। एक तो यहाँ पर वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। अच्छा देखिए एक चीज और समझने की है कि यहाँ पर निरपेक्ष जो उच्चावच है वो लगातार बढ़ता जाएगा। अब आप कहेंगे निरपेक्ष और सापेक्ष उच्चावच क्या है, तो आपने पिछली क्लास को ध्यान से नहीं देखा, जो कि आपको देखना चाहिए थी। देखिए निरपेक्ष उच्चावच का मतलब है इस पर्वत की इसके आधार तल से यानी जमीन से ऊंचाई। तो अब पर्वत लगातार ऊपर की ओर उठ रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, यानी कि इसकी ऊंचाई में लगातार वृद्धि होती जाएगी। अब समझने की बात यह है, अगर नदी इसको काट भी बहुत तेजी से रही होती, यानी अपर्दन भी बहुत तेजी से कर रही होती, तो निरपेक्ष उच्चावच उतनी तेजी से नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि अगर पर्वत थोड़ा ऊपर बढ़ पाता तो नदी उसको काट के फिर से नीचे ले आती। लेकिन अभी प्रारंभिक अवस्था में ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए निरपेक्ष उच्चावच तेजी से बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात है सापेक्ष उच्चावच का क्या होगा। सापेक्ष उच्चावच देखिए क्या होता है, जैसे कि ये मान लीजिए एक बिंदु है, चलिए ये एक जमीन है, इस जमीन से ये एक खंभा लगा है जो 10 मीटर ऊंचा है। अब आप क्या करते हैं, जमीन के नीचे भी गड्ढा खोद देते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं 2 मीटर और नीचे, यानी कि अब जो है आप इस खंभे से कितना नीचे चले गए, 12 मीटर। तो यानी कि यहाँ से जहाँ पे आप खड़े हैं इस बिंदु से इस खंभे की जो ऊंचाई है, जो सापेक्ष ऊंचाई है, आप जहाँ पे खड़े हैं वहां से जो खंभे की सापेक्ष ऊंचाई है वो अब 12 मीटर हो गई। जमीन से खंभा अभी भी 10 मीटर है, खंभा ऊंचा नहीं हो गया है, खंभा 10 ही मीटर का है। लेकिन आप 2 मीटर जमीन के नीचे चले गए हैं तो आपके सापेक्ष अब खंभा जो है वो 12 मीटर ऊंचा हो गया है, तो ये हो गई सापेक्ष ऊंचाई। अब देखिए होता क्या है, बेसिकली जो नदी है वो पर्वत के ढाल को काट रही है, यानी कि नदी लगातार अपर्दन कर रही है। और कैसा अपर्दन कर रही है, निम्नवर्ती अपर्दन कर रही है, लंबवत, यानी कि गहराई में पर्वत को काट रही है। जैसे मैंने आपको आरी का एग्जांपल दिया, तो जब नदी इस पर्वत को काटेगी यानी गहराई बढ़ती जाएगी घाटी की। और जब नदी की घाटी की गहराई बढ़ रही है, वहां से जब आप इस ऊंचे उठे हुए पर्वत को देखेंगे तो पर्वत और भी ऊंचा दिखेगा, यानी कि जो पर्वत की सापेक्ष ऊंचाई है वो भी लगातार तेजी से बढ़ती जाएगी। तो इस शुरुआती समय में क्या होता है, जो हमारी भू आकृति है उसकी सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों ऊंचाइयों में वृद्धि होती है। और देखिए जो हमारा प्राइमरम है, यानी कि जो उत्थान से पहले का जो हमारा भूखंड था, अब इससे बहुत सारे सोपान बन जाएंगे। सोपान मतलब जिस सोपान को हिंदी में कहते हैं सीढ़ी, इस तरह के जीने जैसे बन जाएंगे। तो ये देखिए जो बेसिकली सोपान बनेंगे, ये अपर्दन की वजह से, नदी के अपर्दन के काम की वजह से बन रहे हैं। और इन सोपान को पेंक ने नाम दिया है पीडमांड ट्रेपेन। देखिए ध्यान रखिएगा, ये पूरा जो सोपान है यहाँ से लेके यहाँ तक जो नदी ने बनाया है, इसका नाम क्या है, पीडमांड ट्रेपेन। फिर आप कहेंगे सर ये पीडमांड फ्लैश क्या लिखा हुआ है। देखिए ये जो आपका हर सोपान, जैसे आपके घर में 10 सीढ़ियां हैं तो हर सीढ़ी अपने आप में एक सीढ़ी होगी ना, तो ये जो आपकी सीढ़ियां हैं, यानी कि ये जो चबूतरा जैसा बन गया है, ये जो चबूतरा जैसा बन गया है, इनको इंडिविजुअली पीडमांड फ्लैश कहा जाता है। तो एक ये पीडमांड फ्लैश हो गया, एक ये पीडमांड फ्लैश हो गया,
एक ये पीडमॉन्ट फ्लैश हो गया, एक यहाँ पर पीडमॉन्ट फ्लैश हो गया। तो ये इसको फेंकने, ये जो चबूतरे बन जाते हैं, इनको फेंकने पीडमॉन्ट फ्लैश कहा है। और ये जो पूरा का पूरा इस तरह से सोपान बना है इन चबूतरों से मिलकर के, इसका नाम क्या है? पीडमॉन्ट ट्रैपन। तो ये अच्छे से याद रखिए, क्योंकि आप ट्रैपन को फ्लैश कराएंगे, फ्लैश को ट्रैपन कराएंगे, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, आपकी जिंदे इक्विक लिंक के दौरान निम्न में से क्या होता है? उत्थान की गति शुरू में मंद होती है और बाद में तेज हो जाती है। बिल्कुल सही है। निरपेक्ष उच्चावच में कमी होती है। अभी मैंने आपको बताया शुरुआत में, जैसे ऊपर ही लिखा है कि उत्थान तेजी से होता है, यानी बहुत तेजी से पर्वत ऊपर उठ रहा है। तो निरपेक्ष उच्चावच जाहिर सी बात है बढ़ेगा, ना कि कम होगा। घाटी गर्तन के कारण सापेक्ष उच्चावच में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि घाटी गर्तन मतलब घाटी गहरी हो रही है, इस वजह से जो उच्चावच है, सापेक्ष उच्चावच है, वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो आंसर हो गया ए, पहला और तीसरा। अब देखिए हम लोग अवस्था नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर आपके सामने एक चित्र है। इस चित्र के बारे में कुछ बातें आपको बता देता हूँ। बाई चांस आपके सामने चित्र आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाए एग्जाम देते समय, और आपको कोई ऑप्शन चूज करना हो, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर चित्र में 3 अवस्थाओं को दिखाया गया है, क्योंकि पेन के मॉडल में बेसिकली, पेन के भू आकृतिक मॉडल में 3 अवस्थाएं हैं। तो ये लिखा है फेज 1, जो इस लाइन तक है। ये देखते हैं, ये डॉटेड लाइन जो खींची गई है, यहाँ तक फेज 1 है। इसके आगे ये फेज 2 है, ये वाला चित्र में देखते जाइए। और इसके आगे ये पूरा जो दिखाया गया है, ये फेज 3 है। अब देखिए आप यहाँ पर 3 कर्व देख पा रहे हैं। ये जो टाइम डिस्टेंस कर्व है, ये जो ऊपर आप जाता हुआ देख रहे हैं, ये मैक्सिमम अपलिफ्टमेंट को दर्शाता है, यानी वो अधिकतम ऊंचाई जहां तक जमीन का टुकड़ा, जहां तक भूखंड ऊपर उठेगा। अब देखिए ये मैं जमीन का टुकड़ा वगैरह इसलिए शब्द इस्तेमाल कर देता हूँ जिससे भाषा आम रहे, आपको समझ में आए। तो वो अधिकतम ऊंचाई जहां तक भूखंड हमारा ऊपर उठेगा, वो हम उसको ये हमारा कर्व दिखाता है, जिसको आप वेलोसिटी अपलिफ्ट कर्व कहेंगे या टाइम डिस्टेंस अपलिफ्ट कर्व कहेंगे। तो ये अधिकतम उत्थान को दिखाता है। इसके ऊपर जो हमारा ये भूखंड है, ये इसके ऊपर नहीं जाता है। दूसरा वाला कर्व हमारे जल विभाजक के शिखर को दर्शा रहा है। ये हमको दिखाता है कि किस तरह से जो जल विभाजक का शिखर है, उसका नदी अपर्दन करती है, और लगातार आप देखिए इसमें कमी आती जाती है। अच्छा एक बात और है, ये जो टाइम डिस्टेंस कर्व है जो हमारा पहला वाला है, इसमें आप देख सकते हैं कि शुरू में धीमे उत्थान होता है, फिर उत्थान की दर धीरे धीरे बढ़ती है और अधिकतम तक पहुंच जाती है, यानी अधिकतम उत्थान हो जाता है। दूसरा कर्व मैंने आपको बता दिया कि ये वाटर डिवाइड के शीर्ष, यानी कि जल विभाजक के शिखर को दर्शाता है। तीसरा कौन सा है? ये हमारे वैली फ्लोर को, यानी जो नदी की घाटी है उसकी गहराई को दर्शाता है। तो हम लोग जानते हैं धीरे धीरे नदी जो है अपनी घाटी को गहरा करती चली जाती है। इसीलिए यहाँ पर आप देखिए ये जो नीचे वाला नदी की घाटी है, आप देखिए नीचे की ओर जा रही है, यानी लगातार घाटी गहरी हो रही है। अब देखिए हम लोग सीधे आते हैं। अच्छा एक चीज और है, फेज 3 में आप देखिए जैसे इंसेलबर्ग वगैरह लिखा है, इंड्रम्प लिखा है, तो ये वो भू आकृतियां हैं जो फेज 3 में यानी प्रावस्था 3 में बनती हैं। तो जब अभी हम लोग फेज 3 पढ़ेंगे, अभी तो फेज 2 पे पहुंचे, जब फेज 3 पढ़ेंगे तो इनके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो अब आ जाते हैं दूसरी अवस्था पर, ग्लीड फार्मिंग इक्विनोड। अच्छा देखिए अवस्था और प्रावस्था दो शब्द यहाँ पर आएंगे, कंफ्यूज मत होइए। ये अवस्था है, ग्लीड फार्मिंग इक्विनोड अवस्था है। इसको 3 उपवर्गों, 3 सब पार्ट में पेंक ने डिवाइड किया। उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रवस्था आ, प्रवस्था बा, प्रवस्था सा। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये प्रवस्था प्रवस्था क्या चल रहा है। बेसिकली अवस्था को 3 भागों में बांट दिया। प्रवस्था आ ये लिखा है, अभी प्रवस्था बा और सा आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं ग्रीक फार्मिंग ट्रिटलू को। तो हम लोगों ने जैसा देखा इसको 3 पार्ट में पेंक ने डिवाइड किया है, और इस अवस्था से जो मतलब है, इस अवस्था का जो तात्पर्य है वो है समान दर से विकास की अवस्था। इसको रट के रखिए कि इस अवस्था में जो विकास होता है वो समान दर से होता है। कैसे समान दर से विकास होता है आगे अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो अच्छा इस अवस्था में एक और खास बात है कि सापेक्षिक उच्चावच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जो सापेक्षिक उच्चावच है ना बढ़ता है ना कम होता है। ये भी आपको याद रखना होगा।
क्वेश्चन आ जाएगा कि समान दर से विकास की अवस्था कौन सी है। तो अवस्था जो नंबर 2 है क्लिक फार्मिंग स्पीड लूप, ये समान दर से विकास की अवस्था है। इसकी विशेषता क्या है कि सापेक्षिक उच्चावच में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब जैसे मैंने कहा कि अवस्था को 3 प्रवस्थाओं में बांटा गया, 3 पार्ट में। तो पहले प्रवस्था आ की बात करते हैं, यानी कि ये जो पूरा का पूरा केस है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम लोग इसके पहले शुरुआती समय को देखते हैं। तो इस प्रवस्था में उत्थान की दर निम्नवर्ती अपर्दन की दर से अधिक है। देखिए थोड़ा सा समझते जाइए। हम लोगों ने देखा हमारा जो भूखंड है ये लगातार ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो जो इसके ऊपर की तरफ जाने की स्पीड है वो ज्यादा है और अपर्दन की जो दर है वो कम है। यानी कि देखिए हम लोगों ने देखा नदी क्या करती है, इसको ये जो हमारा भूखंड है इसका अपर्दन करती है, यानी कि जल विभाजक के शिखर को काटती है, नीचे की ओर ले जाती है, जिसको कहते हैं हिंदी में, ध्यान रखिएगा शब्द ये आ जाएंगे आपके क्वेश्चन में और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप ये मत सोचिए शुद्ध हिंदी क्यों बता रहे हैं, ये जरूरी है। तो निम्नयन या अपनयन, ये जो आपके शब्द हैं ये जल विभाजक के शिखर के अपर्दन के लिए यूज होते हैं, यानी जल विभाजक के शिखर का नीचे जाना। तो जो जल विभाजक का शिखर है नदी इसका अपर्दन करती है, इसका निम्नयन करती है, इसको नीचे की तरफ ले जाती है। तो अब ये जो शिखर का अपर्दन हो रहा है जो नीचे की तरफ जा रहा है इसकी स्पीड कम है और इसकी तुलना में पर्वत ऊपर की ओर ज्यादा तेजी से उठ रहा है। ऐसे आप समझ लीजिए कि ये जो पेन है मेरे हाथ में ये लगातार ऊपर की तरफ उठ रहा हो और इसका ऊपर का कुछ हिस्सा मैं काटता जा रहा हूँ, लेकिन ये जो पेन है ऊपर ज्यादा तेजी से उठ रहा है और जो मैं इसका हिस्सा ऊपर का काट पा रहा हूँ वो कम कम काट पा रहा हूँ, थोड़ा काट पा रहा हूँ। तो यानी कि कुल मिला करके ये पेन जो है आपको ऊपर आ जाता हुआ ही दिखेगा, क्योंकि जितना मैं काट नहीं पाऊंगा उससे ज्यादा ये ऊपर चला जाएगा। तो यही चीज इस अवस्था में, इस प्रावस्था में होती है। तो जाहिर सी बात है कि जो निरपेक्ष उच्चावच है उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि जो उत्थान की दर है वो निम्नवर्ती अपर्दन की दर से अधिक होती है। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो उत्थान की दर है, जो मैंने कहा पेन ऊपर तेजी से जा रहा है और जो इसका कटाव हो रहा है, जो इसको काट करके मैं छोटा कर रहा हूँ या नदी काट करके जो इसका अपर्दन कर रही है वो धीमे धीमे हो पा रहा है, इसलिए जो निरपेक्ष उच्चावच है वो बढ़ता जाएगा। सापेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है। क्यों स्थिर रहता है समझ लीजिए। देखिए दो चीजें हो रही हैं, एक तो हमारा पर्वत ऊपर उठ रहा है, फिर इसका अवनयन भी हो रहा है, यानी कि ये जो पर्वत है इस या फिर जो ये हमारा भूखंड है इसको नदी काट करके इसकी ऊंचाई में कमी कर रही है। लेकिन नदी इसकी ऊंचाई में जितनी कमी कर पाती है उतना ही जो हमारी घाटी है नदी की वो गहरी भी हो जाती है। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। मैं यहाँ पर मान लीजिए खड़ा हूँ, ये मान लीजिए 12 मीटर का एक खंबा है, ठीक है। अब क्या है, इसको किसी तरीके से काट करके 11 मीटर कर दिया गया, यहाँ पर आ गया, ये 11 मीटर का रह गया। लेकिन मैं भी जमीन में 1 मीटर और नीचे चला गया। अब फिर मैं जहाँ से देख रहा हूँ मेरे सापेक्ष ये अभी भी 12 मीटर का है। क्यों? वैसे तो खंबा कट करके 11 मीटर का रह गया, लेकिन क्योंकि मैं भी 1 मीटर गहराई में चला गया तो यहाँ से फिर ये मुझको ये 1 मीटर और ऊपर खंबे की 11 मीटर की ऊंचाई, टोटल 12 मीटर हो गया ये। तो फिर से मुझे खंबा 12 मीटर का दिख रहा है। यही चीज यहाँ पर होती है सापेक्ष उच्चावच में, कि जितना शिखर का अवनयन हो पाता है उतना ही नदी घाटी को गहरा भी कर देती है। तो कुल मिलाकर के जब हम घाटी से पर्वत के शिखर की ऊंचाई मापेंगे तो वो समान ही रहेगी, तो सापेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है। और ये चीज अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी कि सापेक्षिक उच्चावच में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये कैसी प्रावस्था है? समान विकास की प्रावस्था है। आगे देखते हैं। देखिए प्रावस्था बा की बात करते हैं। इसमें निरपेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है। स्थिर क्यों रहेगा? क्योंकि देखिए अभी तक क्या था, जिस तेजी से हम इस पेन को काट रहे थे उससे ज्यादा तेजी से ये ऊपर उठ रहा था। अब क्या है, जिस तेजी से नदी इस पर्वत का अपर्दन कर रही है उतनी ही तेजी से ये ऊपर उठ रहा है, यानी कि ना इसकी ऊंचाई बढ़ पाएगी ना कम हो पाएगी। ये मान लीजिए पेन 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा और 1 सेंटीमीटर ही मैंने इसको काट दिया, तो अब ना इसकी ऊंचाई बढ़ी ना कम हुई।
यही चीज पर्वत के साथ हो रही है। जितना पर्वत ऊपर उठता है उतना ही इसको नदी अपर्दन करके इसके शिखर को नीचे ले जाती है, यानी कि निरपेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है। सापेक्ष उच्चावच भी स्थिर रहता है। कारण क्या है? जो पीछे हम लोगों ने प्रावस्था आ में देखा, समान कारण, वही कारण है। जिस तेजी से पर्वत का शिखर कट के छोटा हो रहा है, या जिस तेजी से जल विभाजक के शिखर का अपर्दन हो रहा है, अवनयन हो रहा है, उसी तेजी से घाटी गर्तन भी हो रहा है, घाटी भी उसी तेजी से गहरी हो रही है। फिर आता है समानांतर निवर्तन के कारण घाटी का जो पार्श्व ढाल है वो सीधा रहता है। अब इसको हम लोग जब स्लोप डेवलपमेंट की थ्योरी देखेंगे पेन की, वहां पर आपको समझ में आएगा कि ये पैरेलल रिट्रीट क्या होता है। तो यहाँ पर इसको बस आप अभी लिखा रहने दीजिए। प्रावस्था सा की बात करते हैं, जो लास्ट जो स्टेज 2 में या अवस्था 2 में जो आखिरी पार्ट है वो है प्रावस्था सा। तो इसमें सापेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है। देखिए यहाँ पर भी सापेक्ष उच्चावच स्थिर है, और कारण वही है जो बा में था और जो आ में था, लेकिन निरपेक्ष उच्चावच में गिरावट होने लगती है। देखिए जाहिर सी बात है, अब जिस तेजी से पर्वत ऊपर उठ रहा है उससे काफी तेजी से नदी इसको काट रही है, अपरदित कर रही है। यानी कि पेन ये हमारा अगर 1 सेंटीमीटर ऊपर उठता है तो इसको मैं 2 सेंटीमीटर काट देता हूँ। तो अब जाहिर सी बात है 1 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ पाया, लेकिन इसको काटा हमने 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर ये कम हो गया। तो अब इसकी ऊंचाई में कमी आ रही है। वही चीज यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए कि जो हमारा पर्वत है, जो भूखंड है, उसमें जितना उत्थान हो पाता है उससे ज्यादा अपर्दन हो जाता है, जिसकी वजह से निरपेक्ष उच्चावच में कमी आने लगती है। ये आपका ग्लीक फार्मिंग इक्विक लो पूरा हो गया। तो अब हम लोग बात करेंगे अंतिम अवस्था की, जिसका नाम है आप्त जिंदे इक्विक लो। इस देखिए ये जो अवस्था है इसका तात्पर्य घटती दर की विकास की अवस्था से है। तो अगर आ जाए घटते दर की विकास की अवस्था कौन सी है, तो हो जाएगा आप्त जिंदे इक्विक लो। ये मिलाने के लिए भी आ सकता है कि कौन सी घटते दर की विकास की अवस्था है, कौन सी समान दर की विकास की अवस्था है, और आपको इनको आपस में मिलाना होगा। तो इस अवस्था में सापेक्ष उच्चावच और निरपेक्ष उच्चावच दोनों में तेजी से कमी आती है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए निरपेक्ष उच्चावच कम क्यों हो रहा है? अब जो है उत्थान समाप्त हो गया, यानी कि जो हमारा भूखंड है, जो पर्वत है, अब ये ऊपर नहीं उठ रहा है, लेकिन नदी अभी भी इसको काट करके अपर्दन कर करके नीचे की ओर ले जा रही है। तो अब क्या होगा? इसकी ऊंचाई में तेजी से कमी आने लगेगी। और सापेक्ष उच्चावच क्यों देखते तेजी से कम हो रहा है? एक तो पर्वत अब ऊपर नहीं उठ रहा है, दूसरा इसका जो शिखर है उसका तेजी से अपर्दन हो रहा है, यानी कि जो शिखर है वो तेजी से नीचे की ओर जा रहा है, कट रहा है। और अब जो घाटी का गहरा होना है वो रुक गया है। क्यों? जैसे कि डेविस के मॉडल में भी हम लोगों ने देखा था कि बाद की अवस्थाओं में क्या होता है कि नदी का वेग उतना नहीं रह जाता है, नदी की क्षमता कम हो जाती है, तो लंबवत अपर्दन नहीं होता है, पार्श्ववर्ती अपर्दन होता है, यानी कि लैटरल इरोजन होता है। इस वजह से अब घाटी गहरी नहीं हो रही है। तो क्या है? पर्वत का ढाल धीरे धीरे नीचे, सॉरी, पर्वत का जो शिखर है, जो जल विभाजक का शिखर है, वो धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है, और जो घाटी की गहराई है अब वो नहीं बढ़ रही है। इस वजह से अब जो सापेक्ष ऊंचाई है उसमें भी कमी आने लगेगी। अगर हम लोग और गहरे में जा रहे होते, घाटी और गहरे में जा रही होती, तो सापेक्ष ऊंचाई में उतनी कमी नहीं आती। लेकिन अब घाटी की गहराई में वृद्धि होना रुक गई है, घाटी में अब और ज्यादा गर्तन नहीं हो रहा है। इस वजह से सापेक्ष उच्चावच में भी कमी आने लगती है। अच्छा देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, इस अवस्था में घाटी चौड़ी होती है, अब गहरी नहीं हो रही है, अब घाटी चौड़ी हो रही है। घाटी के पार्श्व ढाल में समानांतर निवर्तन चलता रहता है, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल रिट्रीट। अब देखिए यहाँ पर वो जो पैरेलल रिट्रीट शब्द आ रहा है, ये जब हम लोग फेंग का स्लोप रिप्लेसमेंट सिद्धांत देखेंगे तब आप समझ पाएंगे। क्योंकि वो अपने आप में पूरा एक सिद्धांत है जिसको हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। उस समय आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो बातें कही जा रही हैं उनका क्या अर्थ है। अभी के लिए इसको बस आप ऐसे ही सुन लीजिए, और जब आप पैरेलल रिट्रीट का पूरा समझ जाएंगे, स्लोप रिप्लेसमेंट थोड़ी पूरी जब समझ जाएंगे, तो यहाँ पर जो बातें कही गई हैं उनका अर्थ आप समझने लगेंगे। तो ऊपर के खड़े ढाल को इन्होंने कहा, देखिए पार्श्व ढाल जो घाटी का है उसके दो हिस्से हो जाते हैं। ऊपर का जो खड़ा ढाल है उसको इन्होंने गुरुत्व ढाल कहा या वास्तुजेन कहा,
और जो निचला भाग में ढाल बना है उसको इन्होंने वाश ढाल या हार्डन हैंग कहा। इतनी इन लाइनों को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारी घाटी है इसमें समानांतर निवर्तन यानी पैरेलल रिट्रीट होता है और इसकी वजह से घाटी के पार्श्व ढाल के दो भाग होते हैं, यानी स्लोप जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक ऊपर का खड़ा ढाल है, यहाँ पर देखिए ये जो खड़ा ढाल है इसको वाष्पजन या गुरुत्व ढाल कहते हैं, और ये नीचे वाला जो ढाल है इसको नीचे के ढाल को हम लोग हाल्डेन हैंग या फिर वाश स्लोप के नाम से जानते हैं। तो ऊपर वाला ये ढाल कौन सा हो गया, वाष्पजन हो गया, और ये नीचे वाला हाल्डेन हैंग हो गया। अब देखिए क्या परिवर्तन आता है। तो अंतिम चरण में जब हम लोग पहुंच जाते हैं आपके जिंदे कितनी किलो की, यानी ये अवस्था जब बिल्कुल खत्म होने वाली है, तो जो वाष्पजन है यानी कि ये वाला जो ढाल है इसमें बहुत कमी आ जाती है, यानी कि ये जो वाष्पजन है ये बहुत कम हो जाता है। और अब देखिए ये यानी कि ये जो इस तरह का ढाल है ये जब बहुत कम हो जाएगा, जो बहुत तेज वाला स्लोप था, तो क्या होगा, छोटी छोटी अवशिष्ट पहाड़ियां बचेंगी जिसको फ्रैंक ने इंसेलबर्ग कहा। इस तरह से ये देखिए छोटी सी अवशिष्ट पहाड़ी बची हुई है। और जब ये चक्र खत्म हो रहा होता है यानी अपर्दन चक्र का जब अंत हो रहा होता है, तब ये हमारे इंसेलबर्ग भी समाप्त हो जाते हैं। जो ये इंसेलबर्ग बना है ये भी समाप्त हो जाता है और केवल जो हमारा हार्डन हैंग है वही बचता है। ये वाला जो हार्डन हैंग था अब केवल यही बचेगा, जो इंसेलबर्ग है ये भी समाप्त हो गया है और केवल हमारा हार्डन हैंग बचता है। इस हार्डन हैंग, अब देखिए सब कुछ खत्म हो चुका है, केवल हार्डन हैंग बचा है। तो ये जो हार्डन हैंग से मिल करके सतह बनी है, जो पूरी सतह पर जो हार्डन हैंग फैले हुए हैं, इसको फ्रैंक ने इंड्रम्प नाम दिया है। तो एक बार मैं रिपीट करूंगा, देखिए इसको हम लोग स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि हमारी जो घाटी का पार्श्व ढाल है वो समानांतर निवर्तन की वजह से दो भागों में बटा, एक वाष्पजन और दूसरा जो है हार्डन हैंग। अब देखिए जो वाष्पजन है इसका और ज्यादा अपर्दन होता है और इसकी वजह से एक अवशिष्ट पहाड़ी मात्र बनती है, वाष्पजन में भी कमी आ जाती है और एक पहाड़ी बचती है। एक पहाड़ी या कह लीजिए कई सारी ऐसी अवशिष्ट पहाड़ियां बचती हैं जिसको हम लोग इंसेलबर्ग के नाम से जानते हैं। और आगे चल के क्या होता है, और ज्यादा अपर्दन होता है, जो इंसेलबर्ग है ये भी समाप्त हो जाता है और केवल जो नीचे वाला ढाल है जिसको हाल्डेन हैंग कहते हैं यही बचता है। और इन सभी हार्डन हैंग से मिल करके जो सतह बनती है उसको फ्रैंक ने इंड्रम्प नाम दिया। तो देखिए इनके बस नामों को याद रखिए क्योंकि कंफ्यूजिंग होता है। तो देखिए पहले हमारी जो अवशिष्ट पहाड़ियां बची थी, यानी कि अपर्दन के बाद जो नदी ने सब ऊंचे से भूखंड को जो काट के बहुत छोटा छोटा कर दिया है, तो जो ये छोटे छोटे हिस्से ऊपर उठे हुए बचे हैं जमीन के ऊपर, इसको इन्होंने फ्रैंक ने कहा इंसेलबर्ग। अब ये इंसेलबर्ग भी धीरे धीरे समाप्त होंगे, यानी जो थोड़ा बहुत ऊपर उठा रह भी गए हैं जमीन के ऊपर हिस्से, वो भी धीरे धीरे खत्म होंगे और एक अवतल ढाल वाला हाल्डेन हैंग बनेगा। यानी कि इसके बाद इंसेलबर्ग के बाद क्या बनता है, हाल्डेन हैंग बनता है। और ये हाल्डेन हैंग से मिल करके ये जो हाल्डेन हैंग फैले हुए हैं वो इससे मिल करके जो सतह बनी है उसका नाम है इंड्रम्प। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए चित्र में इंड्रम्प लिखा हुआ है। तो इस तरह से देखिए फ्रैंक के सिद्धांत में जो तीन अवस्थाएं थी और जो दूसरे नंबर क्लीक फार्मिंग इक्विक लो की जो तीन प्रावस्थाएं थी, जो तीन सब पार्ट थे, उन सभी को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन को देखेंगे और आज की क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो ग्लीक फार्मिंग इक्विक लो की प्रवस्था बा में याद रखिए ए बी सी तीन पार्ट है, तो बी की बात हो रही है दूसरे वाले की। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निरपेक्ष और सापेक्ष उच्चावच स्थिर रहते हैं। तो ये बात तो सही है कि जो अवस्था बा है उसमें निरपेक्ष उच्चावच भी स्थिर है और सापेक्ष उच्चावच भी स्थिर है। क्यों निरपेक्ष क्यों स्थिर है, जितनी तेजी से पहाड़ ऊपर उठता है उतनी तेजी से नदी इसको काटती है, तो ना ऊंचाई बढ़ती है ना कम होती है। सापेक्ष उच्चावच क्यों स्थिर है, जो पहाड़ है इसके शिखर का जितना अपर्दन हो पाता है, यानी जितना शिखर थोड़ा बहुत नीचे जा पाता है उतना ही घाटी की गहराई भी बढ़ जाती है। तो जब हम उसी गहराई से जितना ऊपर कटा उतना ही नीचे चले गए हम,
तो इस गहराई से जब हम इस पेन को देखते हैं, फिर से इसके ऊपर के हिस्से को देखते हैं, तो ये उतना ही ऊंचा दिखाई देता है। तो निरपेक्ष और सापेक्ष उच्चावच स्थिर रहते हैं। घाटी के पार्श्व भाग में समानांतर निवर्तन होता है, यानी कि इसमें पैरेलल रिट्रेट की घटना होती है। ये भी आपका ऑप्शन सही है। उत्थान की दर अपरदन की दर से अधिक होती है। अब इस चीज को देखिए, जो प्रावस्था बा है, इसमें जो उत्थान की दर है वो अपरदन की दर के बराबर होती है, इसीलिए तो हमारा निरपेक्ष उच्चावच स्थिर है। अगर अपरदन उत्थान की दर अधिक होती तो निरपेक्ष उच्चावच में वृद्धि होती, ये स्थिर नहीं होता। तो निरपेक्ष उच्चावच स्थिर है, इसका मतलब है उत्थान की जो दर है वो अपरदन की दर के बराबर है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। निरपेक्ष उच्चावच में गिरावट होती है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। देखिए, या तो जाहिर सी बात है, या तो निरपेक्ष उच्चावच स्थिर रह सकता है या गिरावट हो सकती है। तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि निरपेक्ष उच्चावच स्थिर रहता है, तो ये गिरावट वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। तो यानी कि केवल पहला और दूसरा, आंसर नंबर ए जो है हमारा, वो राइट आंसर है। अच्छा, ग्रीक फार्मिंग एक्विक जब मैं आपको बता रहा था, तो इसकी प्रवस्था आ में एक फैक्ट बताना आपको छूट गया कि इस समय जो प्रवस्था आ है, इसमें निरपेक्ष उच्चावच अधिकतम होता है। यानी कि जो हमारा भूखंड है, इसकी अधिकतम ऊंचाई कम होती है। जो हमारी दूसरी अवस्था है ग्रीक फार्मिंग एक्विक, इसकी जो प्रवस्था आ है, इसमें निरपेक्ष ऊंचाई अधिकतम होती है और इसके बाद निरपेक्ष ऊंचाई कभी भी इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाती है। तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि ये फैक्ट भी आपके काम आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि निरपेक्ष ऊंचाई अधिकतम कहाँ पे होती है। तो क्रीक फार्मिंग एक्विक की जो प्रवस्था आ है, वहां पे निरपेक्ष ऊंचाई अधिकतम होती है। अब देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आप जिंदे एक्विक की अंतिम प्रवस्था के बारे में सही है। यानी आप जिंदे एक्विक जो पेंग के मॉडल की तीसरी अवस्था है, इसमें भी जो एकदम आखिरी के समय में हो रहा है। आपकी जिंदे इक्विक लूं, यानी जो पेंग के मॉडल की तीसरी आखिरी अवस्था है, इसके भी एकदम अंतिम चरणों में, जब अंत के समय पे हम पहुंच जाते हैं, तब जो घटनाएं होती है, उनमें से ये पूछा गया है कि कौन कौन सा सही है। तो वाष्प तुर्जन का क्षरण होने के बाद वो इंसेलबर्ग में बदल जाता है। अभी हम लोगों ने देखा इंसेलबर्ग का निर्माण होता है, अवशिष्ट पहाड़ियां बनती है। समस्त स्थल खंड पर अवतल ढाल वाले हाल्डेनहाइम का विस्तार होता है। ये भी अभी हम लोगों ने देखा कि हाल्डेनहाइम बन जाते हैं। इसके साथ ही निरपेक्ष उच्चावच में वृद्धि होती है। देखिए, बिल्कुल ही ये एकदम ही गलत है। अब जब हम लोग आप जिंदे इक्विक पे पहुंच गए हैं, तो अब निरपेक्ष उच्चावच में कहाँ से वृद्धि होगी? इसमें तो तेजी से निरपेक्ष और सापेक्ष उच्चावच दोनों में कमी आती है और गुरुत्व ढाल की ऊंचाई में वृद्धि होती है। ये भी गलत है। किसी भी तरीके से ढाल की ऊंचाई नहीं बढ़ सकती है, अंतिम अवस्था है। तो पहला और दूसरा यानी केवल सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर होगा।